आज हम सुन रहे हैं कहानी का दूसरा भाग, जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कान के बोदे। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। स्त्रियों के लिए कोमलता, लज्जाशीलता और नम्रता बहुत आवश्यक है, पर ये बातें हीरा में कहाँ है। किंतु इसमें हीरा का क्या दोष? दोष तो उसकी शिक्षा का है। फिर मैं शिक्षा को भी दोष कैसे दूं? उसी की छोटी बहन मीरा भी तो एमए में पढ़ रही है। इतनी सुशील, लज्जाशील है कि सीधी तरह आंख उठाकर बात नहीं कर सकती। कुछ नहीं, सब मेरी किस्मत का ही दोष है। मेरी किस्मत में गृहस्थ सुख नहीं था, फिर मुझे सुशील पत्नी कैसे मिलती? उन्होंने कमला और हीरा की तुलना की। कमला उन्हें साक्षात लक्ष्मी से और हीरा अहंकार, अभिमान की प्रतिमा सी जान पड़ी। वह पहले ही दिन, पहली दृष्टि में कमला के रूप पर मुग्ध हो गए थे। आज वह उसके गुणों की भूरे भूरे प्रशंसा कर रहे थे, किंतु वह जानते थे कि जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब इंद्रियां मनुष्य को अपना दास बना लेती है। जानता हुआ मनुष्य अनजान बन जाता है, समझदार भी नासमझ हो जाता है। इसलिए वह कमला के रूप और गुणों पर मुग्ध होते हुए भी उससे दूर दूर रहना चाहते थे। वे उस पवित्र फूल को, जिसका सौरभ उन्हें बहुत प्रिय था, छूकर अपवित्र न करना चाहते थे। इसलिए वह पास भी आने से डरते थे। संभव है पास पहुंचकर वे छू लेने के लोभ को संवरण न कर सके, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसके भयंकर दुष्परिणाम का काला चित्र वकील साहब की आंखों के सामने खिंच गया। वे घबरा कर उठे। पास ही मेज पर रखा हुआ हीरा का चित्र उठाकर देखने लगे, किंतु उस चित्र में कई बार देखने पर भी उन्हें कमला ही दिखी। वे घबराकर इधर उधर करवटें बदलते रहे। अंत में यह निश्चय करके कि मैं सवेरे हीरालाल के यहाँ भोजन के लिए आज स्वीकृति भेज दूंगा। ना जाने कब उन्हें नींद आ गई। सवेरे जब वकील साहब सोकर उठे तो दिन चढ़ आया था। हीरालाल अपने कई मुवक्किलों के साथ वकील साहब की इंतजारी में बैठा था। वकील साहब उठे, कहा तो सोने से पहले उन्होंने यह निश्चय किया था कि हीरालाल के घर का भोजन अस्वीकार कर देंगे। चाय पीते पीते महाराज से बोले कि आज मैं यहाँ खाना ना खाऊंगा, मेरे लिए ना बनाना। और खाना बनाना ही किसके लिए था? महाराज को बिना मांगे ही छुट्टी मिल गई। इधर भोजन के समय जब हीरालाल वकील साहब से पूछने आया, उन्होंने कहा चलो वहीं चल के खा लेता हूँ, तुम भी घर रहोगे, बार बार दौड़ने से बचोगे। हीरालाल और चाहता ही क्या था, वकील साहब को लेकर अपने घर पहुंचा। वकील साहब घर की सफाई देखकर दंग रह गए। छोटे छोटे दो कमरे कमला ने ढंग से सजा रखे थे। इतनी सफाई थी कि वह उनकी चतुराई से चकित हो गए। उन्हें स्वप्न में भी यह आशा ना थी कि उनके नौकरों के रहने की कोठरी नंदन कानन बन रही है। जो घर कमला सी चतुर गृहिणी के आलोक से आलोकित हो रहा हो, उसकी तुलना नंदन कानन भी क्या करेगा। वकील साहब दूसरी कोठरी में बैठे थे। बीच के दरवाजे पर एक फटी हुई साड़ी का ही सिला हुआ हल्के रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के पीछे से वकील साहब को बार बार
कमला के पैरों की पाजेब की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जिससे रह रह के उनका मन चंचल हो जाता था। जिन पैरों के पाजेब की मधुर ध्वनि वकील साहब के हृदय को प्रसन्नता दे रही थी, उन पैरों को एक बार चूम लेने के लिए उनका मन आतुर हो उठा। हीरालाल ने आसन बिछा के पानी रखा। कमला थाली परोस के लाई। आज उसने बहुत मामूली हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी। नीले रंग में उसका रूप और भी निखर पड़ता था। खाना बहुत सादा था। दाल, चावल, रोटी और 2 तरह की मामूली तरकारी। किंतु सादा भोजन होने पर भी बहुत स्वादिष्ट और रुचिकर था। मिर्च मसाला बहुत कम था। फिर भी जाने क्या था कि वकील साहब रोज से कहीं ज्यादा खा गए। खाते खाते बोले, हीरालाल, मुझे खाना इसी प्रकार का अच्छा लगता है, किंतु महाराज तो जरूरत से ज्यादा मिर्च मसाला भर देता है। परिणाम यह होता है कि मैं कभी पेट भर भोजन नहीं कर पाता। तुम अपनी स्त्री से कहो कि वह महाराज को भी खाना बनाना सिखा दे। कमला ने धीरे से कुछ कहा। हीरालाल हंसता हुआ बोला, वकील साहब, वो कहती है कि आप यहीं क्यों ना खा लिया करें। वकील साहब हंसकर बोले, सो यहाँ किस्मत में नहीं है। सबको थोड़े ही ऐसा खाना नसीब होता है। कहते कहते साहब चले गए। कचहरी की देरी हो रही थी। हीरालाल भी जल्दी जल्दी भोजन करके भागा। आज वह भी वकील साहब के कार में ही बैठकर कचहरी गया। प्रशंसा झूठी हो चाहे सच्ची, किंतु है ऐसी चीज जिसे सुनकर प्रसन्न हो जाना मनुष्य का स्वभाव है। अपने प्रशंसा के इतने बंधते पुल सुनकर कमला पुलकित ना हुई हो, ऐसी बात नहीं। अब वह चीजें दोनों उत्साह के साथ बनाती और नित्य ही कोई ना कोई नई वस्तु बनाकर वकील साहब के लिए भेजती। उसके हृदय में कोई और भाव ना थे, किंतु प्रशंसा पाने की लालसा जरूर थी। वकील साहब इसका दूसरा ही अर्थ लगाते। वे बार बार सोचते कि जिस प्रकार मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम का सूत्रपात हुआ, उसी प्रकार कमला के हृदय में भी तो नहीं है। वे सदा इसी चिंता में व्यस्त रहते, किंतु प्रेम प्रकट करने का उन्हें कभी साहस न होता। इसके अतिरिक्त वे विश्वास की जगह अविश्वास को स्थान देकर पतित न होना चाहते थे। वे अपनी इंद्रियों का दमन करके अपने सच्चे चरित्र पर धब्बा न लगने देना चाहते थे, किंतु उन्हें किसके टाले टली है। इस बार जब वे हीरालाल की तनख्वाह देने लगे तो 10 रुपए के स्थान पर 15 रुपए दिए और कहा, हीरालाल, मेरी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। इस महीने से तुम्हें 15 रुपए मिला करेंगे। हीरालाल को मुंह मांगी मुराद मिली। खुशी खुशी वह घर आया। पत्नी के हाथ में रुपए रखता हुआ बोला, कमला, तुम सचमुच लक्ष्मी हो। जिस दिन से तुम आई हो मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। वकील साहब मुझसे कभी सीधे बात तक ना किया करते थे, अब दोस्तों सा व्यवहार रखते हैं। कहाँ तो सदा निकाल देने की धमकी दिया करते थे। कहाँ इस महीने से 15 रुपये तनख्वाह कर दी। अब तुम कहो तुम लक्ष्मी हो या नहीं।
तनख्वाह बढ़ने की खुशी में मैं उन्हें कल की दावत दे आता हूँ। जरा इस बार गहरा माल बने 5 रुपए ऊपर वाले पर खर्च कर दो, परमात्मा बहुत देगा। वकील साहब दूसरे दिन हीरालाल के यहाँ खाने आए। आज कमला ने कई तरह की भोजन सामग्री तैयार की थी। हीरालाल थाली पर सवा के वकील साहब के सामने रख ही रहा था कि बाहर से कुछ मुवक्किलों ने आवाज दी। हीरालाल कमला से कहकर कि तुम वकील साहब को खिला दो, मैं जरा मुवक्किलों को संभाल लूं, वरना बहक जाएंगे, बाहर चला गया। सामने ही दूसरे वकील का घर था। उसे डर था कि कहीं मुवक्किल दूसरे वकील के घर न चले जाए। हीरालाल मुवक्किलों से बातचीत कर रहा था। कमला वकील साहब को खाना खिला रही थी, बिल्कुल एकांत, और सामने वही वस्तु जिसके वे भक्त थे। वकील साहब कुछ हतप्रथ और चंचल से हो गए। वे बोले, खाना इतना अच्छा बना है कि जी चाहता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। कमला कुछ न बोली। उसे यह एकांत अच्छा ना लग रहा था। उसे वकील साहब के चेहरे की लाली और आंखों की उन्मत्तता साफ दिख रही थी। हाथ धुलाने के बाद कमला टॉवल देने लगी। वकील साहब टॉवल लेकर कमला की ओर झुके। कमला, क्या करते हैं आप? कहकर पीछे सरकी। पीछे दीवार होने के कारण ज़्यादा ना हट सकी। वकील साहब ने जरा ज़्यादा झुककर कमला के होठों पर अपने होठ जड़ दिए। ना चाहते हुए भी कमला इसका विरोध न कर सकी। कुछ क्षण कमला के अधरामृत का पान कर बिना कुछ कहे ही वकील साहब बाहर चले आए। वकील साहब के बाहर आने के बाद हीरालाल भी खाना खाने गया। आज फिर वकील साहब के साथ हीरालाल को कचहरी जाना पड़ा। हीरालाल के कचहरी जाने पर कमला वकील साहब के कृत्य पर बार बार विचार करती रही। उसे रह रहकर उनके साथ अपने पतन का दुख हो रहा था, किंतु उसने तो कभी सोचा भी ना था कि यह मामला इस हद तक पहुंच सकता है। शाम हुई। आज वकील साहब क्लब ना जा सके। उनका चित्त उदास था। आज हीरालाल को कोई आमदनी भी ना हुई थी। वह भी पीने के लिए व्याकुल सा था। वह फिर वकील साहब के पास आया। वकील साहब को समझने में देर ना लगी। 1 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख दिया। हीरालाल कलारी की तरफ भागा। वकील साहब धीरे धीरे हीरालाल के घर की ओर गए। जूतों की आवाज़ सुनकर हीरालाल के धोखे में कमला ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने वकील साहब को खड़ा देखकर वह बहुत घबराई। अब न दरवाज़ा बंद करते बनता था, न खोलते। वह कुछ क्षण दरवाज़ा पकड़े खड़ी रही, फिर बोली, क्या चाहिए आपको? वकील साहब रुदे हुए कंठ से कंपित स्वर में बोले, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। कमला, जरा भीतर बैठ जाने दो, फिर कहता हूँ। कमला दरवाजे से सरक गई। वकील साहब आकर भीतर कुर्सी पर बैठ गए। कहा, मुझे अपने कृत्य पर बड़ा दुख है। कमला, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कमला कातर स्वर में बोली, मैं नाराज हूँ या खुश, अब पूछकर क्या होगा? यह तो आपको पहले ही पूछना चाहिए था। फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर हट से क्या लाभ है? मेरी और आपकी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे आपको तो विशेष क्षति न होगी, किंतु
मैं कहीं की ना रहूंगी। वकील साहब ने भर्राए स्वर में कहा, कमला, मैं तो पागल हो रहा हूँ। मेरी दवा तुम्हें छोड़कर कोई नहीं कर सकता। वैसे आज जो भूल हो गई उसे तुम क्षमा करो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। रही तुम्हारे जीवन बर्बाद होने की बात, सो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हीरालाल को कभी किसी हालत में अलग ना करूँगा और तुम्हारा जीवन मेरे जीते जी कभी बर्बाद नहीं हो सकता। कमला ने दीन भाव से पूछा, फिर भी यह कहाँ तक उचित है कि जो आदमी आपका विश्वास करे उसी के साथ अविश्वास करें? कभी इन्हें जरा भी शक हुआ तो मेरे और आपके विषय में क्या सोचेंगी? वकील साहब बोले, कमला, शक होने ही कैसे पाएगा? कहते उठकर पास खड़ी हुई कमला का उन्होंने गाढ़ा आलिंगन कर दिया और उसी शाम उनका पतन हो गया। इस बात से कमला को जो कुछ दुख था वो तो था ही, वकील साहब भी अपने कृत्य से संतुष्ट नहीं थे। ना जाने कितने दिन और कितनी रातें उन्होंने बेचैनी से बिताई, किंतु कार्यक्रम उनका ज्यों का त्यों चलता रहा। रोज शाम को हीरालाल जब कलारी जाता, उसी समय वकील साहब अपनी मधुशाला में पहुंचते। यह क्रम महीनों चलता रहा, किंतु हीरालाल कुछ भी ना जान सका। धीरे धीरे कमला को गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। विवाह को 9 साल हो चुके थे। इतने दिन बाद ही सही हीरालाल ने उम्मीद छोड़ सी दी थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि कमला गर्भवती है तो उसे बेहद खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, वकील साहब के यहाँ लड़का हुआ तो इधर ईश्वर ने भी भेज दिया। इसमें क्या रहस्य है, बेचारा हीरालाल नहीं जानता था। एक दिन हीरालाल भोजन के बाद रुपया लेकर कलारी की तरफ चला। रास्ते में उसका एक लेनदार मिल गया। उसे हीरालाल से करीब 10 रुपए लेने थे। हीरालाल को देखते ही उसने 10 तो सीधी सीधी सुनाई और रुपए छीन लिए। अब कलारी जाके हीरालाल करता तो क्या करता, लाचार घर की तरफ लौट पड़ा। घर आकर अपने घर में उसने वकील साहब को बैठा पाया। अपने घर में वकील साहब को देखकर हीरालाल को अचानक उस समय पहुंचा देखकर वकील साहब को आश्चर्य हुआ, किंतु वकील साहब चतुर थे। बोले, क्यों हीरालाल, हमेशा तो मुझे भोजन के लिए पूछा करते थे और आज जब घर में मुझे ढंग का खाना नहीं मिला तो पहले ही खा पी कर बैठ गए। हीरालाल बोला, अरे तो और बन जाएगा वकील साहब। उसने पत्नी को वकील साहब के लिए कुछ बनाने का इशारा किया। वकील साहब रोकते हुए बोले, नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ देते हो? मैं जानता हूँ तुम लोगों ने खा पी लिया है। अगर नहीं खाया पिया होता तो मैं भी कुछ खा लेता। फिर कुछ हंसकर बोले, और तुम्हारा क्या हाल है? मालूम होता है आज चढ़ाई नहीं। हीरालाल के हृदय में कुछ आशा का संचार हुआ। इस समय मदिरा से अधिक आकर्षक कोई दूसरी चीज दुनिया में उसकी दृष्टि में नहीं थी। बोला, चढ़ाता कैसे वकील साहब? एक साला लेनदार मिल गया, रुपया ही छीन लिया। फिर मैं कलारी तक नहीं गया, जाके भी क्या करता? वहाँ कई दूसरों को पीते देखकर और जी खराब होता। आपके पास कुछ हो तो सरकार मुझे दे दीजिए, नहीं तो बिना खुराक के मर जाऊंगा। जेब में से 5 रुपए का नोट निकालते हुए वकील साहब बोले, मेरे पास छुट्टा रुपया नहीं है और तुम्हें रुपया देते हुए डर लगता है। नशे में न झोंक दो,
जाने कितने का पी जाओ। हीरालाल बोला, नहीं सरकार, ऐसा भी कहीं हुआ है? मैं तो उतना ही पीता हूँ जितनी मेरी खुराक है, बस 1 रुपए 8 आना की। हीरालाल नोट लेके जाते जाते कमला से बोला, वकील साहब को कुछ बना के खिला जरूर देना। वकील साहब बोले, पहले अपनी फिक्र कर लो, फिर हमारी करना। हीरालाल हंसता हुआ चला गया। हीरालाल जब आंख से ओझल हुआ तो कमला का आलिंगन करते हुए वकील साहब बोले, तुम इस शराबी की दास हो कमला। यदि बदलने का कानून होता तो मैं हीरा को देके तुम्हें ले लेता। हीरालाल के साथ भले खुश ना रहती, पर तुम्हारे साथ सुखी तो दुनिया में कहीं ढूंढने पे भी न मिलता न कमला। कमला ने कुछ उत्तर नहीं दिया। विदाई की अंतिम छाप कमला के होठों पर लगाकर वकील साहब अपने घर आए। कमला के गर्भ का 5वां महीना चल रहा था। हीरालाल खूब पी के लौटा। लौटकर 3.5 रुपए कमला के सामने फेंक दिए। फिर वह खाट पर बेहोश गिर पड़ा। आज उसने दूनी चढ़ा ली थी। धीरे धीरे हीरालाल को अपनी स्त्री और वकील साहब के चरित्र के विषय में कुछ कुछ संदेह होने लगा, किंतु कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। जब तक वह अपनी आंखों से कुछ नहीं देख ले, कैसे कहे। लेकिन इस विचार मात्र से ही उसका हृदय बड़ा विचलित हुआ। वह अब ज्यादा पीने लगा, किंतु इस पर भी उसे शांति नहीं मिलती। वह बड़ा व्यथित और घबराया सा रहता। एक दिन वह कमला से बोला, कमला, जाने क्यों मुझे तुम्हारे वकील साहब के साथ इतना मिलना जुलना पसंद नहीं आता। कमला ने कहा, मैं तो उनके घर मिलने नहीं जाती, तुम उन्हें मना कर दो, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। हीरालाल निरुत्तर हो गया। वकील साहब को रोकने का उसमें साहस नहीं था। उसने सोचा, मकान ही बदल लूं तो अच्छा रहेगा। वह मकान की तलाश में चला। रुपया लेकर कलारी की तरफ जाने के इरादे से निकला, किंतु कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ मुवक्किल मिल गए। वह उन्हें लेकर लौट पड़ा। बंगले पर आने पर मालूम हुआ वकील साहब क्लब गए हैं। मुवक्किलों से बातचीत करके 5 रुपए फीस की पेशगी लेकर हीरालाल उन्हें सवेरे आने का मशवरा देकर अपने घर की तरफ चला। वह रबर सोल जूते पहना था, इसलिए जूतों की आवाज नहीं हुई। बाहर बरामदे पर पहुंचकर उसने देखा कि सामने का दरवाजा बंद है। अंदर से वकील साहब और कमला के हंसने की आवाज आ रही थी। वह चुपचाप कुछ क्षण खड़ा रहा। उसने सुना कमला कह रही थी, लड़की हो या लड़का है तो तुम्हारा ही, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हीं पर रहेगी। मैं यह नहीं देख सकूंगी कि तुम्हारा बच्चा मोटर पर बैठकर स्कूल जाए और दूसरा पैर घसीटता हुआ जाए। वकील साहब बोले, पागल हुई हो, तुम्हें भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं तुमको लेके भाग जाऊंगा। वकालत, मकान, बागीचा सब हीरा और हीरालाल के लिए छोड़ जाऊंगा। मेरे पास बस तुम रहो। मैं दुनिया की सारी संपत्ति को ठुकरा दूंगा। मोटर में अपने बच्चे के लिए साथ रखूंगा। कहीं भी रहूंगा, कमा खाऊंगा। हो ना तैयार इस बात के लिए? कमला हंस पड़ी। हीरालाल अधिक नहीं सुन सका। संताप से वह पागल सा हो रहा था। उसने जोर से एक ठोकर दरवाजे पर लगा दी। दरवाजा अंदर से बंद था। वह वहां क्षण भर भी नहीं ठहर सका। तेजी के साथ अहाते से बाहर निकल गया। अंधकार में किधर अदृश्य हो गया, कोई नहीं जान सका। इस घटना को
हुए कई महीने बीत गए। अब कमला और वकील साहब के संबंध की चर्चा घर घर में थी। संदेह तो लोग पहले से ही करते थे, किंतु हीरालाल के इस प्रकार अचानक लापता हो जाने से संदेह करने में कोई संदेह का कारण नहीं रह गया था। एक सखी ने कुछ गोलमाल करके हीरा देवी को भी लिखा। यह भी लिखा कि वो फौरन चली आए। इसके एक ही दिन पहले हीरा देवी को पति का पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि यहाँ कई तरह की मौसमी बीमारियां फैली हैं। ऐसे समय में तुम बच्चे को लेकर यहाँ मत आना, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊँगा। अब हीरा देवी पति के असली मतलब को समझी। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। उसी दिन रात की ट्रेन से वह रवाना हो गई। उनके पहुंचने से 15 दिन पहले बंगले में ही एक कमरे में कमला को कन्या हुई थी। हीरा देवी के इस प्रकार अचानक पहुंचने की वकील साहब को संभावना नहीं थी। वह आश्चर्यचकित हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद हीरा देवी ने देखते देखते कमला को बच्ची समेत बंगले से बाहर निकाल दिया। बंगले से निकलते समय कमला वकील साहब के दफ्तर की तरफ मुड़कर बोली, मुझे उन कोठरी में से एक में रहने दो। मैं इतना नन्हा सा बच्चा लेकर कहाँ जाऊं? फिर मुझसे चला भी तो नहीं जाता। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और अचानक हीरा देवी आ गईं। डांट के बोली, सीधी निकल जाओ। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम इस अहाते में पैर भी नहीं रख सकती। वकील साहब बुत की नाई बैठे रहे। उनसे कुछ भी नहीं करते बना। उन्हीं की आंख के सामने जिसे उन्होंने इतना आश्वासन दे रखा था, वही कमला गिरती पड़ती किसी प्रकार बंगले से बाहर चली गई। किसी को उस पर दया नहीं आई, किसी ने उसे शरण नहीं दी। अपने पाप के फल को हृदय से लगाए संताप के आंसू बहाती हुई कमला निरुद्देश भाव से चली जा रही थी। और ये था कहानी का अंतिम और आखिरी भाग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई थी। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।